मध्य प्रदेश से उनका ताल्लुक है। प्रहलाद पटेल साहब हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, पर्यटन जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके पास है। प्रहलाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर आप जुड़ गए हैं हमारे साथ तो सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहूंगा आपसे कि ये जो कोरोना इतनी तेजी से फैला सर देश में, और खासतौर पर जिस प्रदेश से आप आते हैं उस प्रदेश में भी बहुत ज्यादा, कुछ जिलों में बहुत तेजी से फैला, क्या वजह आपको लगती है इतने ज्यादा तेजी से संक्रमण की? पहले तो मैं सबसे पहले ये बात कहूँगा कि लॉकडाउन का मध्य प्रदेश की जनता जो समर्थन कर रही है वो बधाई की पात्र है। और दो हमारे वो बहादुर लोग, चाहे वो देवेंद्र सिंह हो और चाहे आज जिनकी खबर आई है यशवंत जी, उनको मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पहले दिन से ही प्रधानमंत्री जी इस बात को कह रहे थे कि हम सबको एक बार फिर से अपने आप को टटोलना होगा, और वो कोरोना के योद्धा जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो सुरक्षा में जुड़े हुए लोग हैं, या जो सफाई कर्मी हैं, और खासकर पत्रकार बंधु, इनके प्रति और इनके परिवारों के प्रति भी हमें सजगता रखनी होगी, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर हमारी ज़िंदगी बचा रहे हैं। मुझे लगता है कि आज अगर हम विश्लेषण तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इंदौर और भोपाल की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति का कारण हर व्यक्ति जानता है। हम किसी पर आक्षेप लगाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जिन लोगों ने लॉकडाउन की चिंता नहीं की या उसका उल्लंघन किया वो तो संकट में पड़े ही, लेकिन बाकी लोगों ने संकट में डालने का पाप किया है। मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अन्यथा चाहे प्रशासन हो, चाहे हमारा मेडिकल टीम हो, इस बीच में लगातार कुछ चीज़ों से को मैं जानता हूँ, जैसे सागर है, सागर के मेडिकल कॉलेज को ICMR ने टेस्टिंग लैब का दर्जा दिया, अरविंदो को दिया, RD गार्डी को तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी उनको दी। ऐसा नहीं है कि काम नहीं, काम तो पैरेलल समानांतर तरीके से होते रहे, और इसलिए मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, लेकिन उन लोगों को, वो लोग मुक्त नहीं हो सकते जिन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन करके बाकी पूरे समाज को संकट में डाला। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मुझे लगती है, और इसमें जो शक्ति प्रशासन को करनी थी वो शक्ति प्रशासन ने की है। और लेकिन जब एक बार चीज बिगड़ जाती है, पर मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले 2-3 दिन मध्य प्रदेश के लिए राहत के दिन होंगे। प्रहलाद जी, एक सवाल आपकी बात का एक सिरा पकड़ के मैं आगे लेके चलता हूं। कल जो हुआ जबलपुर से, जो NSA वाला जो आरोपी था जावेद, वो भागा और आपके गृह जिले में उसकी गिरफ्तारी हुई। ये कहा जा रहा है कि वो जबलपुर से नरसिंहपुर के बीच में कई लोगों को संक्रमित किया होगा। कुछ ऐसी खबरें आपकी आई क्या कि आपके गृह जिले में भी तो उसने कुछ संक्रमण नहीं फैलाया? नहीं, मुझे लगता है कि अगर आप उसकी जानकारी लें तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग से गया है। नरसिंहपुर जिले में जिस प्रकार का प्रतिबंध है, मध्य प्रदेश के साथ कम जिलों में होगा, और इसी का परिणाम भी था कि वो तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी नरसिंहपुर जिले में वो पकड़ा गया। हम उस पर विस्तार में ना जाए, लेकिन नरसिंहपुर जिले में जिस प्रकार से लॉकडाउन लगातार वहां पर सख्ती के साथ चला है वो बेमिसाल था। और इसलिए जहां तक जबलपुर जयपुर राजमार्ग से मेरे ख्याल से जो, और बाकी तो वही व्यक्ति बताएगा कि वो किस मार्ग से गया है, लेकिन जो मोटा अनुमान है कि वो राष्ट्रीय राजमार्ग से होता हुआ गया है, जिसमें नरसिंहपुर जिले की सीमा बहुत छोटी पड़ती है। सर, आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, आपके कैबिनेट से जुड़ी हुई बात कर लेते हैं। ये जो वक्त चल रहा है इस समय जो गर्मी का, वो आपके डिपार्टमेंट की उस वक्त में बहुत ज्यादा मतलब उनका एक तरह से बहुत इंगेजमेंट होते थे, सारे टूरिस्ट आते थे, पूरे देश भर के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको एक्सप्लोर करते थे। अब आपको लगता है कि ये थोड़ा सुधरेगा? कब तक आपके डिपार्टमेंट को, कब थोड़ी सी रौनक दिखाई देगी? मुझे लगता है कि पहले हम सामान्य परिस्थिति होने तक तो किसी भी प्रकार से कोई आश्वासन किसी को देना नहीं चाहिए। और मैं समझता हूं कि पर्यटक भी जब तक उसको इस बात की गारंटी नहीं होगी कि स्थितियां सामान्य हैं, तब तक कोई भी पर्यटक, चाहे वो घरेलू पर्यटक हो और चाहे वो विदेशी पर्यटक हो, बिना आवागमन के साधनों के प्रारंभ हुए वो आ नहीं सकता, नंबर 1। दूसरी बात होती है कि जो हमारा होटल का व्यवसाय है या जो हमारे टूर एंड ट्रेवल्स के लोग हैं, ये भी लॉकडाउन खुलने के बाद ही
चीजें तय होंगी। पर्यटन का जो क्षेत्र है वो सिर्फ खुद के अच्छे होने से ठीक नहीं होगा, वो पूरी तरह से व्यवस्थाएं दुरुस्त होने के बाद ही सबसे पहले हम प्रभावित हुए, सबसे बाद में हम स्टार्ट होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कुछ संभावनाएं देखता हूं, कुछ अनुकूलताएं देखता हूं। जैसे नॉर्थ ईस्ट, सेफ नॉर्थ ईस्ट की तरह उभर कर सामने आया है। हमारे जो पर्वतीय राज्य है वो अच्छी स्थिति में है। और मुझे लगता है कि भारतवर्ष इस पूरी परिस्थिति में, हमको अगर दुनिया को देखना है तो हमें ये भी देखना होगा कि भारत एक सुरक्षित डेस्टिनेशन के रूप में उभर कर सामने आया है। आज WHO की जो रिपोर्ट आई है, आप ही ने अभी कहा है कि हम अफ्रीका के बाद दूसरे नंबर पर हम इसको हैंडल करने में हमारी श्रेणी, हमारा नाम आया है। मुझे लगता है कि हम 2-3 बातों को देखें। एक तो हमारे नेतृत्व की, कि प्रधानमंत्री की जो के प्रति जो विश्वसनीयता है देश के लोगों की तो है, दुनिया में बढ़ी है, ये नंबर 1 पर है। दूसरी बात होती है कि जो हमारी चिकित्सा पद्धति है उसके प्रति भरोसा और मान और उसकी जरूरत, तीनों बढ़ी हैं। ये हमारे लिए एक आशा का केंद्र है। तीसरी बात आती है जो भारतीय जीवन शैली है, वो जीवन शैली ने हमको दुनिया में फिर से एक बार स्थापित किया है। ये हमारी तीसरी बड़ी सफलता है, क्योंकि हमें इसे स्वीकार करना चाहिए कि इतने बड़े आबादी के घनत्व की तुलना में हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं न्यूनतम होने के बावजूद भी ये बात साबित हो गई कि हम साधनों से नहीं, संयम से जीते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं, ये कल के दिन जो लोग, मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता था जब मैं मंत्री बना था, ये पर्यटन को बढ़ाने के लिए धन से ज्यादा जरूरी है धारणा में परिवर्तन, पैसे से ज्यादा जरूरी है परसेप्शन का ठीक होना। और मैं साथ में ये भी बोलता था कि परसेप्शन हमारी गलती से बिगड़ा है तो हम स्वीकार करेंगे, लेकिन योजना के साथ बिगाड़ने की जो कोशिश होती है उसके लिए जरूर हमको योजना बनानी पड़ेगी। लेकिन प्रकृति का जो खेल है, प्रकृति के इस घटनाक्रम ने भारतीय संस्कृति की जीवन शैली को, भारत की अपनी मान्यताओं को सबलता के साथ प्रस्तुत किया है। और मुझे लगता है कि वो षड्यंत्रकारी विफल होंगे। हम कोई गलती नहीं करें, ये चीजें हमें सावधानी के तौर पर करनी होंगी। तो मुझे लगता है कि मैं संभावना देखता हूं कि जैसे ही सामान्य परिस्थिति होगी, भारतीय पर्यटन अपने साथ, समय लगेगा लेकिन गति पर आएगा। सर, एक बार फिर आपके गृह राज्य की बात कर लेते हैं। आज शिवराज जी ने अपनी कैबिनेट बना दी, 5 नए मंत्री उन्होंने बनाए हैं, जो नए सहयोगी आपके साथ जुड़े उन्हें भी शामिल किया है। आपको लगता है कि अब रफ्तार बढ़ेगी यहाँ कोरोना से लड़ाई में? ये 5 मंत्री जरूरी थे? मैं सारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, नरोत्तम जी हैं, तुलसी सिलावट जी हैं, कमल जी हैं, गोविंद सिंह जी हैं, मीना जी हैं, 5 लोग वरिष्ठ लोग हैं। और मुझे लगता है कि क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व की दृष्टि से वो क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्रों से भी आते हैं। और अनुभवी लोगों के साथ आने से मैं मानता हूं कि कामकाज में सुविधा होगी, कैबिनेट अपने फैसले कर पाएगी और तेज गति के साथ और बेहतर से बेहतर काम होगा। और इसलिए मैं आशावादी हूं। मैं मानता हूं कि 2-3 दिन में मध्य प्रदेश में स्थिति बेहतर से बेहतर होगी। सर, आप बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आपने नर्मदा परिक्रमा भी किया, विद्वान भी हैं आप बेशक बहुत, और लेकिन किसान भी हैं साथ साथ। किसान के लिए मुश्किल एक ज्यादा है। आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बहुत नुकसान हो रहा है, लगभग सभी इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ होगा, लेकिन किसान के लिए भी मुश्किल ज्यादा है। ये वक्त आपको लगता है कि अब जो है वो निकल पाएगा इस मुश्किल से? जो लॉकडाउन में कुछ छूट दी गई है उसके बाद, उसके जो कल हमारे साथ नरेंद्र सिंह तोमर साहब केंद्रीय कृषि मंत्री भी थे, उन्होंने आश्वस्त भी कराया कि हम सारी खरीदी विधिवत करेंगे, तो किसान की मुश्किल दूर होगी, आपको उम्मीद है? देखिए, ये बहुत कठिन दौर है, सारे लोग संकट में हैं, कोई कम कोई ज्यादा। किसान की फसल खड़ी थी, कैसे कटेगी? लॉकडाउन के बाद भी जिस प्रकार से हार्वेस्टर्स को एंट्री दी, उसके कल पुर्जे वाली दुकानों को एंट्री दी, उनको खोलने की कोशिश करके कटाई को हमने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। अब दूसरी बातें आती है कि उसकी खरीदी, तो मैं ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर 1.5 गुने से ज्यादा केंद्र ना बढ़ाए हों। अगर 100 थे तो 150 किए हैं। अब मुझे लगता है कि समय कम है, 1 महीने का समय है, मानसून आएगा तो खेल और बिगड़ेगा। प्रभु से प्रार्थना है कि बस वो कृपा करें, प्रशासनिक तरीके से जो संख्या बढ़ाकर खरीदी
केंद्र बढ़ाकर जो काम शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार बधाई की पात्र है। और भारत सरकार ने पूरे देश में सभी मंडियों को खोलने की इजाजत दी है, खरीदी करने की इजाजत दी है, क्योंकि ये प्रोक्योरमेंट हमारी सबसे बड़ी जवाबदेही है। और मैं विश्वास करता हूं कि अगर हमें 2 महीने का काम 1 महीने में कर लिया तो हमको अपने तंत्र को बधाई देनी पड़ेगी कि इस मुसीबत में उनने अपनी भूमिका का ईमानदारी से निर्वहन किया। अभी तक मैं जो देखता हूं उसमें कहीं पर भी मुझे खोट नहीं दिखती है। और मैं तो कहूंगा तमाम जनप्रतिनिधियों से और बाकी लोगों से कि हम इस बात पर कोई छोटी मोटी चीजों पर कोई सलाह देने की बजाय इस बात की कोशिश करें कि एक एक दाना जो किसान का है वो वहां पहुंच जाए और तुल जाए। मुझे लगता है ये हमारी पहली प्राथमिकता है। और मध्य प्रदेश के तमाम लोगों से राजनीतिक द्वेष छोड़कर हमें पहली जिम्मेदारी हम सबकी है कि हम खाद्यान्न की भरपाई अपनी कर ले, क्योंकि उसी ने ही संबल दिया है। आज हमारे पास खाद्यान्न का भंडार था, इसलिए हमने 3 महीने का मुफ्त में लोगों को अनाज देने का साहस कर लिया और हम इस पूरी आपदा से बाहर आने की स्थिति में हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये चीजें हम सबको मिलकर ईमानदारी के साथ करनी चाहिए। थोड़ी बहुत कमी बेसी भी होती है तो हमें उस बात को ध्यान में रखकर सहयोग करना चाहिए, ऐसा मैं विनती करता हूं। सर, जैसे मैंने कहा भी आपको कि आप खुद भी एक किसान हैं, तो जो अनाज उगाने वाले किसानों के अलावा एमपी में जो कुछ संकट में है किसान, वो हैं जो सब्जी उगा रहे हैं। हम देख रहे हैं हर जिले से लगभग तस्वीरें आ रही हैं टमाटर यूं ही फेंक देने के, या जो गेंदे के फूल उगाते हैं वो ट्रैक्टर चला दे रहे हैं क्योंकि उन्हें रेट ही नहीं मिल रहा। तो ये जो छोटे किसान हैं जो ये अनाज नहीं उगाते, बाकी सब्जियां उगाते हैं, इनकी मुश्किलें कैसे दूर होंगी सर? नहीं, मुझे लगता है प्रवीण जी कहीं जानकारी का अभाव है। मुझे लगता है कि आपको भी सीधे इनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेडिंग कभी नहीं रोकी गई। एक बार मुझे आज से करीब 12 दिन पहले हरदा के किसानों की बात आई थी, तो मैंने सीधे डीएम से बात की थी। उनकी सब्जी भोपाल जैसी जगह पे जा रही थी, और आप भोपाल की परिस्थिति में अच्छी मुझसे ज्यादा जानकार है आज की स्थिति में। और उसके बाद भी उसका रास्ता निकल गया, कभी भी वाहनों को नहीं रोका गया। लेकिन अगर 5 किसानों को एक वाहन, 5 वाहन तो नहीं जा सकते, लेकिन एक वाहन में 5 किसानों की वो जा सकती है। मुझे लगता है कि कहीं या तो संपर्कशीलता की कमी है। अगर स्पेसिफिक वो जानकारी दे तो आज भी मैं दावा करता हूं किसी किसान को टमाटर सड़क पर नहीं फेंकने पड़ेंगे। शिवराज जी की सरकार इस मामले में उनसे ज्यादा संवेदनशील कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। पर मुझे लगता है कि या तो कहीं प्रशासन से उनका संपर्क नहीं हो पाया, या वो मैनेज नहीं कर पाए कि किस मंडी में बेचना है। ऑनलाइन ट्रेडिंग के बाद उन्हें बेचने की समस्या नहीं है, परमिशन की समस्या नहीं है, तो फिर ये गड़बड़ कहां हो रही है, ये बात समझ में आएगी तो मुझे लगता है रास्ता निकल जाएगा। सर, एक बार फिर आपके डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। कुछ आपके अधिकारियों से बात हुई हो, कुछ अनुमान अगर वो लगा पा रहे हो कि टूरिज्म इंडस्ट्री को कितना नुकसान आपको लगता है संभावित होगा इस महामारी के कारण? देखिए, ये आकलन तो मुझे लगता है कि नारबेलसी के बाद ही करना चाहिए, लेकिन जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे लगातार हमारी बैठक चल रही है। बीच में माननीय पीयूष जी के साथ भी हम लोगों ने दूसरी बैठक ली है। मैं पहले दिन से ही स्टेक होल्डर से सीधे संवाद में हूँ, और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं मानता हूँ कमियां सामने होंगी, चुनौतियां सामने हों, तब आप उस पर विजय के बारे में सोच सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर संवाद की स्थिति है, संवाद की कोई कमी नहीं है। और जैसे ही नॉर्मलसी होगी, पूरा प्लान, हानि कितनी होगी, उसका रास्ता कैसे निकलेगा। अभी भी आरबीआई ने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं आने वाले 3 महीनों के लिए हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स को, जो उन्हें चाहा था। राज्यों से भी जब मैं बात करता हूं तो राज्यों की सरकार ने भी बेहतर ढंग से काम किया है, और वो भी अपने लेवल पर रास्ता रखे, क्योंकि सबको पता है कि होटल और टूर एंड ट्रेवल्स पूरी तरह से रुके हुए हैं। आगे भी आने वाले समय में जब तक नॉर्मलसी नहीं आएगी तब तक वो रुके रहेंगे। तो उनके नुकसान का अंदाजा राज्य सरकारों को भी है, हमको भी है, और हम सारे लोग मिलजुल कर बेहतर काम कर रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी से भी मैं मिला था अलग से, स्टेक होल्डर से मिलने के बाद उनने भी उसमें सकारात्मक रवैया अपनाया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई उस हानि की हमारे वो नज़र नहीं है, सबकी नज़र है, और मैं मानता हूं कि हम उसको ठीक ढंग से हैंडल कर लेंगे।
प्रहलाद जी, आप एमपी के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, आपने पैदल नर्मदा परिक्रमा भी की है, जैसे मैंने पहले भी कहा था। ये बहुत सारे एमपी के टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऐसे हैं जो चिन्हित नहीं हैं। आपके पास महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, आपको लगता है कि ऐसे एरियाज भी एक्सप्लोर करने की जरूरत है ताकि टूरिस्ट का जो है रुझान वो उन जगह तक जाए? चर्चा में केवल भेड़ाघाट आता है, चर्चा में पचमढ़ी ज्यादा आता है, तो ऐसे जो अननोन जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको लेकर क्या प्लानिंग है आपके मन में? नहीं, मुझे लगता है कि अभी आपकी जानकारी में होगा कि जो विश्व विरासत की सूची है उसकी टेंटेटिव लिस्ट में मांडू भी आ गया है। बाद में अभी बीच में जब हमारे सांस्कृतिक विरासत की जो सूचियां बनती है यूनेस्को की, उसमें वो भी होती है जो गायन है, नृत्य है, तो ऐसी चीज़ें भी शामिल होती हैं। तो अभी हमारे यहाँ जो अपना राई नृत्य बुंदेलखंड में होता है उसमें मोंगिया भी है, तो उसको अभी जोड़ा है। नर्मदा परिक्रमा या नर्मदा के किनारे जो बम्बुलिया बोलते हैं लोग, अपनी अपनी मालवी में है तो मालवी में है, बुंदेलखंडी है तो बुंदेलखंडी में है, लेकिन अर्थ उसका सबका एक ही है, तो उसको भी शामिल किया है। और साथ में हमने 100 से ज़्यादा की सूची जारी की है अभी 18 तारीख को विरासत दिवस के दिन। और सबसे प्रार्थना की है, आपसे भी मैं निवेदन करता हूं और आपके माध्यम से जो लोग मुझे सुन रहे हैं मैं उनसे भी विनती करता हूं कि वो सूची में हमने कोशिश की है कि चीज़ें आ जाएं, लेकिन बहुत सारी छूट गई होंगी, तो बाकायदा ऑनलाइन 1 महीने का समय है, उसमें चीज़ें जोड़ी जा सकती है। क्योंकि हमारे पास तो अपूर्व भंडार है, जो संपदा विरासत की भारत के पास है वो किसी और के पास नहीं है। भाषा के रूप में, वेशभूषा के रूप में, भोजन के रूप में, गायन के रूप में, नृत्य के रूप में, ज्ञान, मंत्र, पुराण, वेद, मतलब तमाम जगह पर हमारे पास विरासत ही है। उसके बाद फिर आता है भवन और किलों के रूप में, फिर प्राकृतिक हमारे स्थानों के रूप में। तो इतनी अपार संपदा है, हर राज्य में अपने किस्म की अलग है, और इसलिए मुझे लगता है कि वो चीज़ें सूचीबद्ध हो जाए, ये प्रयास मोदी जी की सरकार का है। और बाकायदा इसको हम लोगों ने कल्चरल मैपिंग नाम दिया है। आज इस समय पे मैं तमाम कलाकारों से कहता हूं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, उनको अपना पंजीयन कराना चाहिए। एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा सर कि कोरोना संकट, कोरोना महामारी, हमको भी आपकी तरह पूरे देश को उम्मीद है कि हम जीतेंगे और शर्तिया जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या ये जो कोरोना की एहतियात है, आपको लगता है कि आने वाले कुछ सालों तक जीवन शैली का हिस्सा बन सकती है ये एहतियात? मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी हमको सोशल डिस्टेंसिंग की चिंता करनी ही चाहिए, और साथ में प्रशासन या कोई राज्य सरकार या भारत सरकार कोई फैसला करती है, हमें उन निर्देशों का अक्षरशः पालन करना ही चाहिए। एक और बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूं जो मैं पहले कह चुका हूं, जो लोग हमारी प्राचीन विरासत को, भारतीय संस्कृति की मैं बात कर रहा हूं, भारतीय जीवन शैली की बात कर रहा हूं, उसे कमतर तो कभी नहीं आंक पाई दुनिया, या तमाम वो लोग जो हमारे मूल्यों को मानने से बचते थे, इनकार तो वो भी नहीं कर पाए, लेकिन उनने हमारी परंपराओं का अवमूल्यन की कोशिश की। उदाहरण के लिए कि हम अगर किसी के शव यात्रा से आए तो नहाने की क्या जरूरत है? आज आप आ गए लौटकर उसी बात पर। हम जूते उतारते थे घर के बाहर, लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, क्या जरूरत है बाहर उतारने की? अब लोग कह रहे हैं कि साहब इन्फेक्शन ऐसी चीजों से सबसे पहले आता है। मैं एक बहुत छोटी छोटी चीजें कह रहा हूं, और इसलिए मुझे लगता है नमस्कार की बात तो इसलिए कि भाई हाथ नहीं मिलाना तो नमस्कार ही करना पड़ेगा। पानी पीते थे। जीवनचर्या में जो चीजें हमारे यहाँ थी कि गीले होकर ही आप घर के भीतर जाओगे, बाहर से आए हो तो भैया कपड़े तो गीले कर दो, भले आप अच्छे काम से आए हो, दूरी बहुत यात्रा कर आए हो, कपड़े गीले कर दो, कपड़े बाहर रख दो। मुझे लगता है कि हमारी हर ज्ञान की बात धर्म के साथ जोड़कर कही जाती थी, और लोगों ने उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की है। वो लोग भी अब शायद बेनकाब हुए हैं, और इसलिए भारतीय संस्कृति से जीने वाले को अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग में रखे, घर में बैठकर कभी कोई वायरस किसी के साथ नहीं आ सकता। तो मैं मानता हूं कि हमें अपनी भारतीय जीवन शैली की तरफ जाकर अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए, और बाकी लोगों को भी सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। मैंने हमेशा कहा था कि हमको वॉलंटियर बनना चाहिए, सुरक्षा कर्मियों का, कि 4-5 पुलिस वाले खड़े हैं, 1 पुलिस वाला रहे, 4 हम क्यों खड़े नहीं हो सकते? अगर नॉर्मल सी है तो हम जो
स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके रिलीवर क्यों नहीं बन सकते? खासकर जो नगर निगम का सैनिटाइज करने वाला स्टाफ है, हम वो काम कर सकते थे और उनको राहत दे सकते थे। तो मुझे लगता है उन लोगों ने किया। मेरे क्षेत्र में तो गांव में पंचायत के लोगों ने, किसानों ने टैंकर से भर के सैनिटाइज किया है। गांव, वहां तो कोई सिस्टम होता नहीं है, उनने अपनी मशीनों से किया है। ऐसा नहीं कि लोगों ने नहीं किया। ऐसे लोगों को सामने लाना पड़ेगा कि हमारे यहाँ परोपकार और सेवा शरीर से होती है, बातों से नहीं होती। सर, एक और बात आपने हालांकि कहा कि आप नहीं बोलेंगे ज्यादा इस पूरे मसले पर, सियासी कोई संवाद नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी सहित कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं कि एमपी में इस सीमा तक फैलने की वजह यह है कि आप लोगों ने उनकी सरकार चुरा ली, उनको डिरेल किया और इस वजह से यह फैल गया। मैं कोरोना के संकट में राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहता हूं, लेकिन कमलनाथ जी जैसे लोगों को ये मूल्यों की बात करना शोभा नहीं देता। इतना मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं। प्रहलाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमसे बात की, बहुत सारे मसलों पर बात की, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात की, देश के संदर्भ में बात की, टूरिज्म के संबंध में बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद।